So hi students. So till now we have already discussed about the different events after the fertilization stage. What are the different stages, or what are the different things what we can see, or the different changes after the post fertilization stage or after the formation of the zygote. Like हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने अभी तक पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो जाइगोट है उसका क्या चेंजेस होता है अल्टीमेटली जब वो एंडोमेट्रियल वॉल में आता है, then it is getting settled there, and during that process also there are certain changes going on inside the there are some changes which is continuously happening, right? जैसे हमने लास्ट तक क्या डिस्कस किया था कि पहले जो आपकी ब्लास्टोमियर स्टेज होता है, उसके बाद जो आपकी मोरुला स्टेज होता है, उसके बाद ग्रेस्टुलेशन भी होता है, फाइनली हम डिस्कस किया था। उसका हमने देखा था कि जो आपके जर्म लेयर्स हैं, जो बेसिकली 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, वो कैसे बनता है। और फाइनली हमने बात किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में खत्म होने से पहले, मतलब बिफोर द एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एमनियोटिक कैविटी एज वेल। तो आज हम बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे और उसके आगे देखेंगे कि क्या होता है एमनियोटिक कैविटी और कैसे बनता है ना। So let's start. So formation of amniotic cavity, ठीक है। तो amniotic cavity कैसे बनता है, ठीक है, और ये है क्या एक्चुअली, राइट। So let us discuss that. और इसके पहले हमने एक्टोडर्म का फॉर्मेशन, एंडोडर्म का फॉर्मेशन वो हमने डिस्कस किया था, आई बिलीव। So those things are clear to all of you. So let's move on. See, amniotic cavity is actually a space which is present, or it's a cavity which is present between the embryonal disc and the ट्रिप्लोब्लास्ट, ठीक है। तो एम्ब्रायनल जो डिस्क होता है और ट्रिप्लोब्लास्ट होता है, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब जो आपके 3 जर्म लेयर है उसको, उसी की बात कर रहे हैं हम। तो ये है आपका, मान लीजिए ये बिकॉज दीज आर द डिफरेंट जर्म लेयर्स व्हिच आर फॉर्मिंग वन बाय वन, एंड बिटवीन द जर्म लेयर एंड द एम्ब्रायनल डिस्क, ओके, so there is a space which is developing. You can see here, from here it is started. So these are the chorionic villi. You can see these are the chorionic villi, and it is going to form the embryonal disc, that is a placenta actually. And in between this chorionic villi and that embryonal disc and the triploblast, or the germ layer, there is a small cavity which is developing. Can you see here? That is the amniotic cavity, ठीक है। वही होता है एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट, अभी कैसे होता है एमनियोटिक कैविटी, बनता कैसे, उसके बारे में हमें बात करना पड़ेगा। हाउ इट इज हैपनिंग, हाउ इट इज फॉर्मिंग, ठीक है। सो दिस इज नॉट डी, दिस इज ड्यू, DUE, ठीक है। सो प्लीज करेक्ट, दिस इज ड्यू, DUE, ये ड्यू है। So due to the degeneration of robust cells, हमने पहले बात किया है कि robust cells क्या है, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, तो आई होप इट इज क्लियर। सो robust cells जो है वो डीजेनरेट होने लगता है, ठीक है। robust cells जो है वो क्या होता है, डीजेनरेट होता है। ये यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर है, ठीक है, that is a robust cells. These are the robust cells where the outermost layer, that is your ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। सो वो चला गया, उसके बाद जो लेयर बचता है उसे हम बोलते हैं रोबस्ट सेल्स, है ना। तो रोबस्ट सेल्स जो है उसी से जो आपके फर्दर जो डेवलपमेंट होता है, हमारे जो जर्म लेयर्स होता है वो सब हमने देखा कैसे बनता है, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। तो वो जो आपके जो रोबस्ट सेल्स है वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगेंगे आफ्टर दिस, ठीक है। तो रोबस्ट सेल्स जब डीजेनरेट होने लगते हैं, सो बीच में जो गैप है आपके एम्ब्रायनल जो डिस्क है और आपके जो मेन स्ट्रक्चर है उसके बीच में गैप मतलब डेवलप होना शुरू हो जाता है।
और वही फाइनली जाके क्या बनाता है आपका एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, सो ड्यू टू द डीजेनरेशन ऑफ द रोबो सेल्स द गैप डेवलप्स बिटवीन द एम्ब्रायनल डिस्क एंड द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, क्योंकि रोबो सेल्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, इसीलिए एम्ब्रायनल डिस्क जो कि प्लासेंटा, जिसको हम आगे देखेंगे, अभी प्लासेंटा के बारे में बात करेंगे, दोनों के बीच में गैप डेवलप होता है, उसी को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, अभी जो एमनियोटिक कैविटी ये क्या करेगा, ये एक्चुअली स्लोली स्लोली जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा, फाइनली इसका काम क्या है, इट इज एक्चुअली सराउंड्स द कंप्लीट, इट्स एक्चुअली सराउंड द एम्ब्रायो कंप्लीटली, ये पूरे एम्ब्रायो को चारों तरफ से घेर लेता है। और हम बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रायो है वो एमनियोटिक कैविटी के अंदर ही रहता है। ठीक है, और उसी के अंदर ये डेवलप होगा। और ये जो एमनियोटिक कैविटी है जिसके अंदर ये एम्ब्रायो डेवलप होगा या होता है, ये क्या होता है, इट इज फील्ड विद अ फ्लूइड, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर से फील्ड होता है जिसके अंदर ये एम्ब्रायो रहता है। ठीक है, और एम्ब्रायो डेवलप करता है। सो धीरे धीरे जब एम्ब्रायो बनेगा तो एम्ब्रायो बनते बनते एमनियोटिक कैविटी भी बन जाता है जिसके अंदर एम्ब्रायो डेवलप होता है। और एमनियोटिक कैविटी कैसा है, क्या होता है, ये किससे भरा होता है, इट इज filled with fluid and that fluid is called amniotic fluid। उसी fluid को हम क्या कहते हैं, amniotic fluid। ठीक है, I hope it is clear। Now next I will talk about the next part। देखो अभी हमने बात किया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में, गैस्ट्रुलेशन के बारे में बात हमने किया था, जिसमें आपका जो जर्म लेयर्स है आपके तीनों, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, वो कैसे बनते हैं, क्या उसके बारे में हमने बात किया था। ठीक है, और हमने क्या देखा, अभी हमें क्या देखना है कि ये जो सारे आपके जर्म लेयर है, हमें पता है कि ऑल ईच एंड एवरी जर्म लेयर इज एक्चुअली फाइनली गोइंग टू गिव राइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू इन आवर बॉडी और ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ये सारे जो 3 जर्म लेयर हैं, इसी से मतलब ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ये मेसोडर्म जो है, इसी से आपके ऑर्गेनिज्म के सारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, जो भी आपके टिश्यूज हैं वो बनते हैं। लेकिन ये भी डिफाइंड है, ऐसा नहीं कि सब सारे एक्टोडर्म से सारे ऑर्गन एक्टोडर्म से बन जाएंगे, या सारे जो टिश्यू है बॉडी के वो एंडोडर्म से बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर जो आपका जर्म लेयर है सबका अलग अलग रोल होता है। कोई एक जर्म लेयर से कोई एक पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट बनेगा, ठीक है, या कोई एक जर्म लेयर से कोई अलग दूसरा बॉडी का पार्ट्स बनेगा। सो देयर आर certain organs which will form from like one germ layer, and the other organs and tissues will form the other germ layer। तो अलग अलग ऑर्गन और अलग अलग टिश्यू अलग अलग जर्म लेयर से बनेंगे। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि अभी आपको शायद थोड़ा सा यू डोंट नो लाइक व्हाट इज अ फेट मैप एक्चुअली, और फेट ऑफ द जर्म लेयर। देखो फेट मतलब क्या, भविष्य। तो जर्म लेयर एक्चुअली, अभी जर्म लेयर तो बन गए, हमने अभी डिस्कस किया, गैस्ट्रुलेशन हुआ तो जर्म लेयर बन गया, एक्टोडर्म बन गया, एंडोडर्म बन गया, मेसोडर्म बन गया। लेकिन अभी आगे क्या होगा, जर्म लेयर से आगे क्या होगा, अभी जर्म लेयर से क्या होगा, धीरे धीरे आपके एम्ब्रायो की जो बॉडी का स्ट्रक्चर, जो भी टिश्यू है बॉडी में, ऑर्गन्स है इंपॉर्टेंट, वो सब धीरे धीरे बनने लगेंगे। सो अलग अलग जर्म लेयर से अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं जर्म लेयर, फेट ऑफ द जर्म लेयर। मतलब हर एक जर्म लेयर से हर एक जर्म लेयर जो है मॉडिफाई होके या फर्दर डेवलप होके क्या क्या बन जाएगा, उसी को बोलते हैं फेट। उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो व्हेन द प्रिमिटिव स्ट्रेक फॉर्म, देन that indicates that starts of gastrulation। ठीक है, प्रिमिटिव स्टेक क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि आपके ये रोबो सेल्स के बाद जब आपका गैस्ट्रुलेशन होता है, रोबो सेल्स बनने के बाद जब गैस्ट्रुलेशन होता है तब ये स्ट्रक्चर बनता है। और ये स्ट्रक्चर जब बनता है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दिस इज द इंडिकेशन। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर इंडिकेशन हम देखें, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर सीजन आएगा, जैसे अभी ये सीजन आया है समर, अभी समर सीजन है, तो हम ये क्या इंडिकेशन है, अभी क्या मौसम है, हमको अभी मैंगो मिल रहा है ना मार्केट में। तो वैसे ही जब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव स्ट्रेक बोलते हैं उसे, अभी आगे हम डायग्राम देखेंगे उसका। सो प्रिमिटिव स्ट्रेक जो स्ट्रक्चर है, अगर वो डेवलप हो जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है
कि सॉरी बिफोर द गैस्ट्रुलेशन, इसका मतलब होता है कि अभी गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया। गैस्ट्रुलेशन मतलब जर्म लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी सवाल आया तो क्या आंसर क्या कह सकते हैं आप कि प्रिमिटिव स्टेज से हमें क्या पता चलता है? व्हाट इट इंडिकेट्स दैट द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। और गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा? तीन जो आपके जर्म लेयर है वो बनेंगे, है ना। नाउ द एम्ब्रायनल डिस्क आर फ्लैट सेल्स। एम्ब्रायनल डिस्क क्या होता है? किससे बना होता है? फ्लैट सेल से बना होता है, ठीक है। नाउ इन द मिडिल पार्ट ऑफ दिस structure one depression is present and this depression we also see as a knob like structure, जिसको हम बात कर रहे हैं, जो आपकी प्रिमिटिव स्ट्रेक डेवलप होता है कैसे, उसी की बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी। और वो जो नॉब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जो थोड़ा सा बल्जिंग स्टेज में रहता है, उसी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रेक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, so this is the epiblast of embryonal disc and this is the structure, ठीक है। रोबोसेल्स के बाद जब जर्म लेयर बनना शुरू होगा, so you can see this is a small knob like bulging part which develops, ठीक है। can you see that small developing part, that small stalk like or bulging part, that is the indicator for gastrulation। ये जो है ये स्ट्रक्चर, this is a very important diagram, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रक्चर विच इज एक्चुअली कॉल्ड द प्रिमिटिव स्ट्रेक, ठीक है। तो पहले ऐसा थोड़ा सा डिप्रेशन आएगा, ये देखिए, यू कैन सी देयर इज अ स्मॉल डिप्रेशन एंड फ्रॉम द डिप्रेशन देयर इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, द बल्जिंग पार्ट विल एक्चुअली अराइज एंड दैट इज कॉल्ड योर प्रिमिटिव स्ट्रेक और प्रिमिटिव नॉब और प्रिमिटिव नोड, ठीक है। तीनों नाम है, प्रिमिटिव स्ट्रेक भी कह सकते हैं, प्रिमिटिव नॉब भी कह सकते हैं, प्रिमिटिव नोड भी कह सकते हैं। तो दिस इज द इंडिकेटर। ये क्या है? इंडिकेटर है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस का, ठीक है। ये अगर बन गया इसका मतलब है गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया या होने वाला है, ठीक है। नाउ द नॉब लाइक स्ट्रक्चर व्हाट वी सी दैट इज अ प्रिमिटिव स्टेक, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉब इज दैट इट डिटरमाइन द बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। अब ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, इससे हमें और क्या पता चलता है ऑर्गेनिज्म के बारे में? कि ये पता चलता है, देखो, एक तो है कि गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया, दूसरा क्या पता चलेगा? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी पता चलेगा हमें। क्या पता चलेगा? इट इज ऑल्सो एक्चुअली गोइंग टू डिटरमाइन द बाइलैटरल सिमेट्री। मतलब सिमेट्री क्या होगा ऑर्गेनिज्म का, आपका एसिमेट्रिकल होगा, आपका बाइलैटरल सिमेट्रिकल होगा, ये सब हमें पता चल जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि भैया बाइलैटरल सिमेट्री यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंस। नाउ हियर यू कैन सी द टेबल। यहाँ पे हमने क्या है टेबल, यू कैन सी अ टेबल ऑन द स्क्रीन वेयर ऑल द डिफरेंट जो 3 जर्म लेयर है, और अलग अलग जर्म लेयर से जो आपका अलग अलग बॉडी के पार्ट्स या टिश्यू जो एम्ब्रायो का बनेगा, उसका हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, स्टडी करेंगे। और नाउ यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडीइंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग ओनली, ठीक है। हम अपने इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 जर्म लेयर बनते हैं गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के बाद, आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो हर एक जर्म लेयर से क्या क्या पार्ट बॉडी का बनता है एम्ब्रायो का, वो हम देखेंगे, ठीक है। विल हैव अ वेरी क्विक एक्चुअली लुक इनटू दिस, तो जल्दी से देख लेंगे इसको, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सो फेट ऑफ एंडोडर्म। एंडोडर्म से क्या क्या बनेगा? गट बनेगा, ठीक है, गट बनेगा, फेरिंग्स टू कोलॉन, मिड गट पार्ट, ठीक है। कहां से कहां तक बनेगा? फेरिंग्स से कोलॉन तक बनेगा और मिड गट तक बनेगा। किससे? एंडोडर्म से। मिडिल ईयर भी कहां से बनता है? एंडोडर्म से। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां से बनता है? एंडोडर्म से। देन इंटरस्टिशियल ग्लैंड, वो भी कहां से बनेगा? एंडोडर्म से। टंग कहां से बनता है? एंडोडर्म से। यूरिनरी ब्लैडर कहां से बनता है? एंडोडर्म से। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, लीवर, पैनक्रियास, ठीक है, थायराइड, पैराथायराइड, देन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, थाइमस, ये सब कहां से बनते हैं? आपके एंडोडर्म जो जर्म लेयर है उससे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो मेसोडर्म, उससे क्या क्या बनता है। मेसोडर्म से क्या बनेगा? मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, डर्मिस ऑफ द स्किन लेयर, डर्मिस ऑफ द स्किन मतलब द स्किन लेयर,
स्केलेटन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, पूरा कहां से बनता है? मेसोडर्म से। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम कहां से बनता है? मेसोडर्म से। ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, मोस्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम हिस्सा कहां से बनता है? आपके जो मेसोडर्म है उससे बनता है। ठीक है। नाउ एक्टोडर्म से क्या क्या बनेगा? यहां पे आपने देखिए गट बनेगा। जैसे हमने देखा एंडोडर्म से कहां तक बनता है? फेरिंग्स से लेके कोलोन तक और मिड गट तक, और बाकी का जो फोर एंड हाइंड गट है वो कहां से बनेगा? एक्टोडर्म से बनेगा। और क्या है? एपिडर्मिस, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इंटरनल ईयर, आई, रेटाइना, कंजंक्टिवा, नीजल चेंबर, मिडिल एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एड्रिनल मेडुला, ये सब कहां से बनेंगे? ये सब बनेंगे आपके एक्टोडर्म से। ठीक है। सो दैट वाज द फीट ऑफ ईच एंड एवरी जर्म लेयर। ठीक है। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन ड्रॉ दिस, यू कैन राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स आफ्टर मेकिंग इट, आफ्टर पॉज इट, आफ्टर यू पॉज द वीडियो एंड राइट इट। नाउ नेक्स्ट we'll discuss the system of the body is originating some from mesoderm or one germ layer, like in case of urinary bladder, the rest of the urinary system is developed from mesoderm. ठीक है। क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ द बॉडी इज ओरिजिनेटिंग सम फ्रॉम मेसोडर्म। तो जो आपकी मतलब हमारे बॉडी में जो एम्ब्रायो जो है वो डेवलप होता है, उसमें क्या होता है? जो सिस्टम बॉडी का है, ज्यादातर सिस्टम, जैसे सिस्टम मतलब क्या है? आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसमें जो सिस्टम है वो क्या है ना, कुछ जो सिस्टम है वो आपके मेसोडर्म से बनता है। उसमें से मतलब अगर प्रिसाइसली हम देखेंगे तो उसमें यूरिनरी ब्लडर जो कि है मेसोडर्म से बनता है। तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है। नाउ ओनली द एंटीरियर पिट्यूटरी इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। ध्यान से देखना कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, जो वो क्या है? वो एंडोडर्मल इन ऑरिजिन है। ठीक है। और अदर जो लोब है वो क्या है? मेसोडर्म और एक्टोडर्म से बनता है। ये हमने पहले भी, जब हमने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, इन दैट चैप्टर आल्सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू ओरिजिन ऑफ द ग्लैंड, कहां से कौन से पार्ट बनते हैं पिट्यूटरी के, वो हमने सब डिस्कस किया था। बाकी दूसरे ग्लैंड का भी हमने डिस्कस किया था। नाउ मोस्ट ऑफ द टिश्यू इज कमिंग फ्रॉम मेसोडर्म। ठीक है। ये टेबल जो हमने अभी बनाया, अभी हमने देखा, इसको स्टडी करेंगे तो ये सारे कंक्लूजन्स है अभी हम जो डिस्कस कर। ठीक है। हम इसमें से कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो ये थर्ड कंक्लूजन है, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर कमिंग फ्रॉम, जितने भी टिश्यूज है वो सब कहां से आते हैं? मैक्सिमम मेसोडर्म से आते हैं। लाइक आपके मसल, स्केलेटन, देन मसल कनेक्टिव टिश्यू एटसेट्रा। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें भी जो टिश्यूज बनते हैं वो भी ज्यादातर कहां से आता है? मेसोडर्म से आता है। ठीक है। नेक्स्ट, एड्रेनल ग्लैंड इज मेसोएक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। एड्रेनल ग्लैंड क्या है? इट इज मेसोएक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड क्या है? मेसोडर्म से भी आता है, उसका पार्ट बनता है, और क्या है? एक्टोडर्म से भी बनता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मेसोएक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ये हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा था। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ the formation of different organs from the germ layer is known as organogenesis. ठीक है। तो हर एक जर्म लेयर से जो अलग अलग जो ऑर्गन्स बनते हैं एम्ब्रायो के अंदर, उस प्रोसेस को, जर्म लेयर से ऑर्गन बनने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं हम उसे? ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन बनने की प्रक्रिया या प्रोसेस। ठीक है। So by this we have almost actually discussed the parts which are involved, or the post fertilizations, all the important stages including the gastrulation and also the fate of the germ layers. Now we will discuss the next topic which is very very important, that is your placenta. ठीक है। अभी जब एम्ब्रायो डेवलप होने शुरू होता है, एम्ब्रायो जब डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद एम्ब्रायो के जो भी अपने इंपॉर्टेंट टिश्यूज ऑर्गन बनने लग जाते हैं,
उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जिसको हम कहते हैं प्लासेंटा, जो हमने अभी जब डिस्कस कर रहे थे हम तो बात की हमने हमने डिस्कस किया है कि जैसे कि आपकी जो एग लेड और एग लेड जो आपकी ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, तो उसमें क्या होता है कि जो एग होता है उसी के अंदर सारा न्यूट्रिशन उन्हें मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन इंसान के केस में ऐसा नहीं है, मैमल्स के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमारा एग होता है वो बहुत ही बेसिक होता है, ठीक है, उसमें ज्यादा जो न्यूट्रिशन वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन है, ऑल द इंपॉर्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग is actually basically done by a separate structure, as a specialized structure, and that structure what we develop for the exchange of gases and all the important materials with the embryo, which is actually developed in the mother's body to supply all the important or we can say simply it's a connection between the embryo or the fetus and the maternal body or the maternal blood, ठीक है। तो क्या फंक्शन क्या है दोनों के बीच में ये कनेक्शन बनता है, इसी को बोलते हैं प्लासेंटा, ठीक है। और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लासेंटा है क्या, हाउ इट इज प्रोवाइडिंग, हाउ इट इज फॉर्मिंग एंड हाउ इट इज प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द फीटस, डेवलपिंग फीटस, एंड हाउ इट इज हेल्पफुल इन दैट प्रोसेस, ठीक है। तो प्लासेंटा क्या है, अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे प्लासेंटा के बारे में। तो प्लासेंटा क्या है? इट इज अ फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल कनेक्शन बिटवीन मैटरनल एंड फीटल टिश्यू। ये हम एकदम अच्छे से समझना है। हमने भी क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन हो गया ना, उसके बाद जाइगोट बना, फिर 2 सेल स्टेज आया, फिर 3, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। उसके बाद कहां पे आ गया, ये मोरुला स्टेज में आ गया। पहले ब्लास्टुला था, फिर मोरुला बना, उसके बाद एंडोमेट्रियम बॉल में आके सेटल होना स्टार्ट हुआ, तब कोरियोनिक विलाई बनना स्टार्ट हो गया था, विच इज गोइंग टू अटैच विद द एंडोमेट्रियम वॉल, धीरे धीरे अटैच हो रहा था। फिर क्या हो गया, फिर गैसुलेशन स्टार्ट हो गया, जर्म लेयर बनने स्टार्ट हो गए, फिर प्रिमिटिव स्ट्रेक जो या फिर जिसे हम प्रिमिटिव नॉब भी कहते हैं वो बना, उसके बाद गैसुलेशन हुआ, जर्म लेयर बन गए। फिर जर्म लेयर बनने के बाद अलग अलग जर्म लेयर एम्ब्रायो के अलग अलग बॉडी पार्ट्स बना दिया। अब क्या होगा, एम्ब्रायो को डेवलप होने के लिए फर्दर, अभी तो जस्ट एम्ब्रायो अपने डेवलपिंग स्टेज में है, तो फर्दर डेवलप होने के लिए, कंप्लीटली फुल्ली मैच्योर होने के लिए, ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, गैसियस एक्सचेंज चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो वो कहां से कैसे प्रोवाइड होगा, क्योंकि ये तो इनके हमारे मैमल्स के केस में तो एग नहीं होता जो कि ये सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, तो कौन करेगा? तो देयर इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज आल्सो गोइंग टू डेवलप, दैट इज योर प्लासेंटा, व्हिच इज एक्चुअली forms a connection between the embryo and the maternal body or maternal blood, ठीक है। सो डेवलपिंग मदर और फिटस के बीच में जो कनेक्शन बनता है, which is a physiological and mechanical connection, that is called your placenta, ठीक है। So क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। First, the fetal part is made up of chorionic villi. Fetal part किससे बनता है? chorionic villi से बनता है, और कोरियन इसको हम बोलते हैं, हमने शुरू में भी देखा, ठीक है। So the fetal part is made up of chorionic villi और chorion of the embryo. एम्ब्रायो से क्या है ना, वो कोरियोनिक विलाई वो और डेवलप हो जाएगा, वो और डीपली एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर चला जाएगा until it reaches or actually get the access of the vascular tissues or the vessels, blood vessels, ठीक है। Now the maternal part, which is decidual, basically divided into 3 parts. अब मैटरनल पार्ट क्या होगा? मैटरनल पार्ट क्या है? एंडोमेट्रियल वॉल वाला पार्ट है, जिसके अंदर आपका उसी को हम बोलते हैं डेसिडुअल पार्ट, और उसी के अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। फाइनली ब्लड से ही तो सारा न्यूट्रिशन या गैसेस एक्सचेंज होगा ना आपके एम्ब्रायो के साथ, ठीक है। उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मदर के केस में हमने क्या किया है, जो डेसिडुअल जो पार्ट है उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या क्या है? सी द पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम वेयर द एम्ब्रायो, पहला पार्ट क्या है? The part of the endometrium where the embryo is implanted or fixed. पहला पार्ट क्या है? जहां पे एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जहां पे एम्ब्रायो आके आपका सेटल होता है या फिर इम्प्लांट हो जाता है। हमने शुरू से देखा कि मोरुला स्टेज से ही जो एम्ब्रायो बनना शुरू होता है, जो चेंजेस शुरू होता है और कोरियोनिक विलाई बनना स्टार्ट हो जाता है, वो तब से इम्प्लांटेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो इम्प्लांटेशन क्या होता है, धीरे धीरे वो जो कोरियोनिक विलाई है, इट विल गो डीप इनसाइड दी, इट विल पेनिट्रेट। हमने देखा था कि
जो एंडोमेट्रियल वॉल है वो उसके जो सेल्स है वो लूज हो जाते हैं और उसके बाद जो कोरियोनिक विलाई है वो आसानी से अंदर चले जाते हैं और उसके बाद क्या होगा और भी अंदर डीपली चला जाएगा, कहां तक, जहां तक आपकी ब्लड वेसल्स अवेलेबल है वहां तक, ठीक है। और क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है एम्ब्रायनल, जो एंडोमेट्रियल वॉल के साथ आपका जो एम्ब्रायो है वो मैकेनिकली जो फिक्स होता है, इम्प्लांट होता है, वो जहां पे इम्प्लांट होता है, जिस तरह से इम्प्लांट होता है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है, डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं उसे। एंड दिस इज द मेन मैटरनल प्लासेंटल पार्ट। ये जहां पे जो एम्ब्रायो, जहां पे जो एंडोमेट्रियल वॉल के जिस पार्ट के साथ अटैच होता है उसे हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। एंड वही ये पार्ट जो है, इट इज एक्चुअली दिस पार्ट इज एक्चुअली द मेन प्लासेंटल पार्ट। यही जो होता है ना, दिस इज द मेन, इसी को बोलते हैं मेन प्लासेंटल पार्ट, ठीक है। तो डेसिडुआ बेसिलिस इज द मेन प्लासेंटल पार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ द एंडोमेट्रियम एक्सटेंड्स ओवर, नेक्स्ट क्या है, नाउ द एंडोमेट्रियम एक्सटेंड्स ओवर द एम्ब्रायो। अब क्या होगा, एक तो एम्ब्रायो क्या हो गया, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ फिक्स्ड हो गया एक एरिया में। अब जो एंडोमेट्रियम वो होगा, अब ये क्या करेगा, ये भी एक्सटेंड होगा, ठीक है। किसके चारों तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, ये एम्ब्रायो के चारों तरफ, ये एम्ब्रायो की तरफ, एम्ब्रायो के साथ एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, एम्ब्रायो के साथ अच्छे से अटैच हो जाएगा। एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज डेसिडुआ कैप्सुलरिस। मतलब अभी क्या है, इसको समझना है आपको कि एंडोमेट्रियम वॉल के साथ विद द हेल्प ऑफ द कोरियोनिक विलाई एम्ब्रायो इज गेटिंग सेटल, फिक्स हो गया, उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। अब एंडोमेट्रियल वॉल भी क्या करेगा ना, एक कैप्सूल जैसा एक स्ट्रक्चर या फिर जो आपका स्ट्रक्चर है वो डेवलप करेगा, जो कि एंडोमेट्रियम को एम्ब्रायो को कवर करेगा, एम्ब्रायो को अच्छे से उसको मतलब अटैच कर लेगा या फिर अच्छे से उसको पकड़ लेगा, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज योर कैप्सुलरिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, मतलब कैप्सूल जैसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा। इट इज प्रेजेंट बिटवीन एम्ब्रायो एंड ल्यूमेन ऑफ यूटेरस। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहां रहता है, हमें कहां मिलेगा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एम्ब्रायो एंड द ल्यूमेन ऑफ यूटेरस। यूटेरस का जो ल्यूमेन है और आपका जो एम्ब्रायो है, इसके बीच में जो है अलग से एक लेयर बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। कहां से बनता है वो, कौन बनाता है, एंडोमेट्रियम जो वॉल है वही बनाता है, ठीक है। वो सेकेंड पार्ट है किसका, आपके जो प्लासेंटल पार्ट है एंडोमेट्रियम का, उसको हम लोग डिवाइड किए 3 पार्ट में, तो ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तीसरा क्या है, द पार्ट ऑफ एरिया ऑफ एंडोमेट्रियम विच इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद कोरियोनिक विलाई। अभी एंडोमेट्रियम का वो वाला पार्ट जो कि कोरियोनिक विलाई के कॉन्टैक्ट पे नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे नहीं है, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट पे नहीं है, is known as Decidua pericularis, sorry, perictalis, ठीक है। सो जो पार्ट एंडोमेट्रियम वॉल के साथ या फिर एंडोमेट्रियम के साथ कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, उसे बोलते हैं डेसिडुआ पेरिक्टालिस, ठीक है। तो एक डायग्राम हम आगे देखेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। सो यू कैन सी द डायग्राम आफ्टर दिस। So let us see the diagram first. So ये यहाँ पे आप देखिए, this is very important diagram. So this is the embryo and this is the endometrial wall. तो हमने शुरू में हमने देखा था कि जो एम्ब्रायो है उसमें कोरियोनिक विलाई बन रहे थे, जो आपके मोरुला स्टेज हमने देख रहे थे, मोरुला स्टेज के बाद से ही कोरियोनिक विलाई बन के वो क्या कर रहा था, एंडोमेट्रियम के अंदर से जो है वो अंदर वो प्रेजेंट मतलब अंदर जाके पेनिट्रेट करके सेटल हो रहा था, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने अलग अलग तरह से उसको हमने डिवाइड किया है। नाउ यू कैन सी द फर्स्ट डेसिडुआ कैप्सुलरिस। तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये एक अलग से कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है आपका, किसके साथ, एम्ब्रायो के साथ। ये आपका एम्ब्रायो है, ठीक है। तो एम्ब्रायो के साथ एंडोमेट्रियम अलग से लेयर बना है, उसी को बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है। और उसके बाद बेसिलिस किसको बोलते हैं, जो आपके एंडोमेट्रियल के साथ फर्स्ट पार्ट जो है, जो अंदर की तरफ एंडोमेट्रियल के साथ कंप्लीटली अटैच है, देख सकते हैं आप, इट इज डीप इनसाइड, इट इज प्रेजेंट डीप इनसाइड दिस कोरियोनिक विलाई, इट पेनिट्रेटेड डीप इनसाइड द एंडोमेट्रियम वॉल, एंड दैट स्ट्रक्चर वेयर इट इज प्रेजेंट between the endometrial wall
एंड द कोरियोनिक विलाई दैट इज कॉल्ड डेसिडुआ बेसिलस, ठीक है। और एंडोमेट्रियम क्या कर रहा है, एम्ब्रायो के चारों तरफ एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, उसको बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है। और ये आपका ये तो एंडोमेट्रियल वॉल है, बाकी ये हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज द यूट्रस, ठीक है ना, ये तो यूट्रस है। तो यूट्रस ये है एंडोमेट्रियल वॉल, और यूट्रस और एंडोमेट्रियल वॉल के बीच में जो खाली जगह है उसी को हम बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ यूट्रस, ठीक है। और क्या है, देन वी हैव द पार्ट विच इज नॉट कनेक्टेड, जैसे अभी ये वाला पार्ट एंडोमेट्रियल का ये वाला पार्ट, फिर ये बाकी के पार्ट क्या है, ये कनेक्टेड है क्या आपके एम्ब्रायो की कोरियोनिक विलाई के साथ, नहीं ये कनेक्टेड नहीं है, देखिए आप ये कनेक्टेड नहीं है, खाली है, ठीक है। सिर्फ इसी ये वाले पार्ट में, सिर्फ इतने पार्ट में एंडोमेट्रियम के साथ ये कोरियोनिक विलाई अटैच है। तो जहां पे कनेक्टेड नहीं है उसे बोलते हैं डेसिडुआ पेरिक्टालिस, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डेसिडुआ पेरिक्टालिस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, सो लेट अस कंटिन्यू नाउ। फुल्ली फॉर्म प्लासेंटा, जब प्लासेंटा पूरा बन जाता है तो उसका वेट कितना होता है, इट इज अबाउट 500 ग्राम। फुल्ली फॉर्म प्लासेंटा का वेट कितना होता है, 500 ग्राम, 500 ग्राम का होता है लगभग, ठीक है। नाउ द फीटस इज कनेक्टेड टू द प्लासेंटा बाय एन अम्बिलिकल कॉर्ड एंड इट इज अबाउट 12 to 20 इंचेस लॉन्ग। अभी जो फीटस है जो कि डेवलप हो रहा है, ठीक है, the embryo, what we can see, the embryo is actually also called as fetus after the stage. Now the fetus is connected with the placenta. अभी जो fetus होगा ये completely धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, तो ये फिर ये कोरियोनिक विलाई ये सब कुछ मॉडिफाई होके एक लाइक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, फाइनली ऐसे एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा ऐसा, ठीक है, जो कि एम्ब्रायो के साथ में कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये जो कोरियोनिक विलाई है ये फाइनली ये सारा एक साथ मिलकर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि एम्ब्रायो के साथ आपका फाइनल कनेक्शन बनाएगा। इसी को हम बोलते हैं दैट इज योर अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। उसी कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। उसका लेंथ कितना होगा, 12 to 20 इंचेस लॉन्ग, इतना लंबा होता है, ठीक है। नाउ द प्लासेंटा परफॉर्म्स मेनी फंक्शन। प्लासेंटा का बहुत सारा फंक्शन है। पहला फंक्शन तो हमें पता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, गैसियस एक्सचेंज करना, किसको, एम्ब्रायो को, डेवलपिंग जो फीटस है एम्ब्रायो है उसको जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है उसे प्रोवाइड करना, जो भी गैसियस एक्सचेंज है, जैसे मतलब गैसियस एक्सचेंज मतलब क्या है, एम्ब्रायो जो डेवलप करेगा तो उसमें रेस्पिरेशन होगा, तो उसमें रेस्पिरेशन के बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज होकर ऑक्सीजन, उसे कंटिन्यूसली ऑक्सीजन डिमांड रहेगा, तो वो जो सारा ऑक्सीजन का सप्लाई है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो एलिमिनेशन है वो प्रोसेस, ये सब चीज में कौन हेल्प करेगा, प्लासेंटा हेल्प करेगा, ठीक है। सो respiratory gases also pass through the placenta. Supply of the nutrition to the developing embryo, that is also passed and that is also done through the placenta only, ठीक है ना। तो वो बेसिक फंक्शन है। और भी क्या क्या फंक्शन है, इट सीक्रेट सर्टेन हॉर्मोन्स। प्लासेंटा क्या है ना, एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की जैसा भी काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इट इज सीक्रेटिंग सर्टेन हॉर्मोन्स। क्या क्या हार्मोन ये रिलीज कर सकता है, क्या क्या हार्मोन ये बनाता है, सीक्रेट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, during its presence during the course of the pregnancy or the gestation period. Those hormones are progesterone and estrogen. क्या क्या हार्मोन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता है। It also secrete human chorionic gonadotropin. और क्या बनाता है, एक हार्मोन है, स्पेशलाइज्ड एक हार्मोन है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी हुआ, प्लासेंटा बना तभी बनेगा, क्योंकि प्लासेंटा ही ये हार्मोन बना सकता है और कोई भी एंडोक्राइन जो ग्लैंड है हार्मोन नहीं बना सकता। कौन सा हार्मोन है, नाम है उसका ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और यही जो हार्मोन है, ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसी को हम डिटेक्ट करते हैं यूरिन में। जो प्रेगनेंसी टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसी हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं फीमेल के यूरिन में, पता करने के लिए फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं। सिंपल है, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, अगर प्रेगनेंसी है तो क्या होगा, प्लासेंटा बनेगा। अगर प्लासेंटा बना तो फिर ये वाला हार्मोन भी हमें मिलेगा जो कि यूरिन में हमें मिलेगा। तो अगर यूरिन में अगर ये हार्मोन हमें मिल गया, इसका मतलब क्या, प्रेगनेंसी कंफर्म है। तो यही वाला टेस्ट हम करते हैं प्रेगनेंसी कंफर्मेशन टेस्ट के लिए। ओके, सो द सेम हार्मोन इज डिटेक्टेड इन द यूरिन एंड कंफर्म द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन हम देखते हैं प्रेगनेंसी कंफर्मेशन टेस्ट के लिए कि यूरिन में है या नहीं, दैट इज योर ह्यूमन कोरियोनिक
गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन कोरियोनिक lactogen is also produced by placenta. This is one more hormone which is also produced by placenta, ठीक है। सो ये तो आपके कुछ सम बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे हार्मोन बनाते हैं कुछ, उसका क्या क्या हार्मोन बनाता है, मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन का। तो हम थोड़ा भी डिटेल में पढ़ेंगे प्लासेंटा के फंक्शंस को। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन। क्या फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन, क्या है? प्लासेंटा एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है। बैरियर मतलब ये क्या करता है, एक्चुअली प्लासेंटा इज एक्चुअली वर्किंग एज अ फिल्टर और अ बैरियर भी हम बोल सकते हैं। मतलब ये क्या करता है कि जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है उसे फीटस के बॉडी में या फिर जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है उसके बॉडी में आने से रोकता है, ठीक है। सो मैक्सिमम all the substances in the which is available it is not able to cross the placental barrier. ज्यादातर मैक्सिमम सब्सटेंसेस प्लासेंटल जो बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। बट देयर आर सम सब्सटेंसेस which can actually cross the placental barrier. कुछ सब्सटेंसेस को छोड़ के, कुछ चीजों को छोड़ के मैक्सिमम सब्सटेंसेस नहीं क्रॉस कर सकते किसको, प्लासेंटल बैरियर को। इससे क्या होगा, जो फीटस का जो डेवलपमेंट है, फीटस क्या होगा, वो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि प्लासेंटा क्या है, वो कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस या अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंसेस या पैथोजन या किसी को भी एम्ब्रायो के बॉडी में नहीं जाने देता, उसे रोक देता है। ये पहला फंक्शन है उसका। बट इवन दो कुछ जो सब्सटेंस है उसे रोक नहीं पाता, क्या क्या है वो देख लेते हैं। See, the placenta act as a barrier, but there are some certain substances cross the placental barrier as well, and they are called transplacental substances. जो placental barrier cross कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, transplacental substances. Example देख लेते हैं, include certain these substances include certain drugs. कुछ drugs होता है जैसे, और कुछ पैथोजन भी है, जैसे कि एड्स का पैथोजन है, ये पास कर सकता है प्लासेंटल बैरियर। ड्रग्स जैसे निकोटीन, कोकीन, हेरोइन, ये सब प्लासेंटल बैरियर क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट क्या फंक्शन है, प्रोडक्टिव। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन क्रॉस द प्लासेंटा कॉज डिफेक्ट्स इन द फीटस। अब देखो, प्लासेंटल बैरियर क्रॉस अगर हो जाएगा और अगर फीटस के बॉडी में वो सारे सब्सटेंसेस चले जाएंगे एम्ब्रायो के बॉडी में, तो ये ऑब्वियस है कि एम्ब्रायो के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे और इट कैन कॉज डैमेज टू द एम्ब्रायो एज वेल, ठीक है। और वैसे सब्सटेंस उसको हम क्या बोलते हैं, और एम्ब्रायो के बॉडी में डिफेक्ट क्रिएट कर सकता है, ये भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं टेराटोजेंस। वैसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, टेराटोजेंस। एग्जाम्पल लेते हैं मर्क्यूरी, ठीक है। अगर मर्क्यूरी किसी मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन इट क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर एंड गोज इनसाइड द डेवलपिंग फीटस, तो वो क्या कर सकता है, इट कैन कॉज फ्लिपर लाइक हैंड्स, ठीक है, फ्लिपर लाइक हैंड बना देगा, ठीक है। एंड इन केस ऑफ फीटस इट कैन आल्सो नोन एज मिनामाटा डिजीज। ये जापान में हमें देखा, हमें ये फर्स्ट डिजीज डिस्कवर हुआ था, वहां पे क्या देखा गया था कि जो डेवलपिंग फीटस है उनके बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर हैविंग मर्क्यूरी by the mother, and finally the mercury is passing through the placenta and it is going to the embryo's body, and as a result the hands of the embryo when they actually born it become and modify into a flipper like structure, and इसी डिजीज का नाम क्या है, मिनामाटा डिजीज, ठीक है। एक और डिजीज है हाशिमोटो, हम वो बाद में पढ़ेंगे। Now it also helps to provide passive immunity, ठीक है, it helps to provide passive immunity। और क्या करता है ये, मदर्स के बॉडी से इम्यूनिटी जो है वो जो फीटस के बॉडी में जाता है प्रोवाइड करता है। मदर्स के बॉडी से, मदर्स एक्चुअली फीटस को थ्रू द प्लासेंटा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब कि इम्यूनिटी डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। और वो क्या है, इम्यूनोग्लोबिन। हाउ इट इज प्रोवाइडिंग, इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, दैट इज योर आईजीजी। आईजीजी टाइप जो इम्यूनोग्लोबिन है वो मदर्स के बॉडी से फीटस के बॉडी में जाता है टू एक्चुअली प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। और ये एक चीज और भी जानना है आपको, ये जो इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी है टाइप, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, बट आईजीजी टाइप कैन क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर, नॉट ऑल, ठीक है।
नाउ तो ये जो जीन है, सॉरी ये जो आपकी इम्यूनोग्लोबिन है, ये प्लासेंटा के बॉडी में जाता है, प्लासेंटा के थ्रू बेबी के बॉडी में जाता है और बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी फीटस डेवलप हो जाएगा और जब with the baby born it already have the protection or immunoglobulin provided by the mother, that is your IgG type, which protect the baby from outside environmental conditions or the pathogens। ठीक है, और वो कहां से रिसीव करते हैं? मदर से रिसीव करते हैं। किसके थ्रू रिसीव करते हैं? प्लासेंटा के थ्रू रिसीव करते हैं। ठीक है, नाउ और क्या काम है प्लासेंटा का? इट रिमूव्स द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द फीटस। फीटस के बॉडी से रेस्पिरेशन के बाद जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको भी निकालने में मदद करता है कौन? आपका जो है प्लासेंटा। नाउ प्लासेंटा इज फुल्ली फॉर्म इन अबाउट 11 वीक। प्लासेंटा कब तक कंप्लीटली बन जाता है? 11 वीक तक। फर्टिलाइजेशन के बाद से लेके जाइगोट फॉर्मेशन से लेके 11 वीक तक इट विल आपका जो प्लासेंटा है वो कंप्लीट बन जाता है। ठीक है, और इट विल रिमेन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जब तक 9 मंथ का जो जेस्टेशन पीरियड है तब तक, जब तक पार्चुलेशन नहीं होता तब तक ये प्लासेंटा बना रहता है। 11 वीक तक, 11 हफ्ते तक बन जाता है और वो पूरे 9 महीने तक रहता है। ठीक है, नाउ ह्यूमन प्लासेंटा इज अ मेटाडिस्पॉइडल कोरियोनिक एंड हिमोकोरियल। तो जो प्लासेंटा का टाइप है ये एक्चुअली, जो इंसान के केस में हम क्या देखते हैं? इट इज मेटाडिस्पॉइडल कोरियोनिक एंड हिमोकोरियल। ये दो तरह में दो जो पैटर्न है ये हमें दिखते हैं ह्यूमन के केस में। ठीक है, सो हिमोकोरियल मतलब दैट इज डिप्ड इन द ब्लड साइनस। हिमोकोरियल मतलब देखो ऐसा है कि अभी हमने देखा, आपको भी शायद याद होगा कि ऐसे कोरियोनिक विलाई बनते हैं ना। ठीक है, और वो आपके एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर डिप्ड इन होते हैं, और वो कहां पे होते हैं? जहां पे आपके ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स है मतलब ब्लड वेसल्स मतलब वहां पे एक तरह का आप समझ सकते हो कि एक साइनस जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। साइनस मतलब कि हमने पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें साइनस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें आपका ब्लड पूल बोल सकते हैं हम, जैसे जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, उसमें डिप्ड इन होता है ना। वैसे ही जो आपका ये ह्यूमन प्लासेंटा है, इसमें जो है ना, इट इज फॉर्मिंग अ साइनस लाइक स्ट्रक्चर वेयर द ब्लड इज प्रेजेंट, और साइनस लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड पूल इज प्रेजेंट वेयर इट इज कनेक्टेड विद द योर कोरियोनिक विलाई और द प्लासेंटा which help in the exchange of nutrition and other substances as well. ठीक है, now we'll talk about the placental type. Now on the basis of histology, अगर हम histology देखेंगे, that means a tissue connection. ठीक है, अगर हम histology देखेंगे, tissue connection देखेंगे, so there we can see कि there are 6 layers. कितने layers होते हैं? There are 6 layers which separate the maternal blood from the fetal blood. Maternal blood से fetal blood जो अलग होता है उसके बीच में कितने लेयर होते हैं? 6 लेयर होते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम क्या क्या है। So if you see, this is blood vessels, this is the connective tissue after the blood vessel what we have, then we have the chorion, ये एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये मदर पार्ट है, ये एंडोमेट्रियल वॉल का पार्ट है। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है। उसके बाद क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। जब कोरियन अंदर चला जाएगा एंडोमेट्रियम वॉल, तो हमें क्या मिलेगा? वहां पे क्या रहेगा? कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। फाइनली क्या मिलेगा? ब्लड वेसल्स। तो आप काउंट करेगा अगर कितने ब्लड वेसल्स का लेयर है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू है, उसके बाद आपका ये कोरियन का लेयर है, तो 3 लेयर हो गया। ब्लड वेसल का एक लेयर, कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर और कोरियन का एक लेयर, तो 3 लेयर यहां हो गए। फिर एंडोमेट्रियल वॉल का लेयर, उसके बाद अंदर में कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, उसके बाद फिर ब्लड वेसल का लेयर। सो टोटल कितने लेयर हो गए? 6 लेयर हो गए। यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। देयर आर 6 लेयर which separate the maternal blood from the fetal blood. ठीक है, सो आज हम यहीं तक बात करेंगे। So next class we'll discuss further about there are certain types of the placenta we need to discuss, और थोड़ा सा हमें बात करना है प्लासेंटा के कुछ टाइप्स के बारे में।
उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। आपके प्लासेंटा के बाद हम जो प्लासेंटा का स्ट्रक्चर हो जाएगा उसमें प्लासेंटा के जो डिफरेंट टाइप्स है, हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट उसके क्या बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। Then after that we'll talk about parturition, that is after the gestation period is over, that is the the fetus is completely developed, then we will see the process of parturition. That means the embryo is completely developed now, it will actually come out from the mother's womb, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे lactation, ठीक है। Then some of the disorders, basic disorders, and some of the basic concepts, some more concept. So maybe within a few lectures we'll finish it. Thank you, take care. Till then, stay at home, be safe. Thank you.